तो यह कहानी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक एस्केप रूम गेम खेल रहा होता है। उस कमरे से बाहर निकलने के लिए 4 नंबर्स का कोड चाहिए था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, रूम आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगता है। वो काफी कोशिश करता है पजल पूरी करने की, मगर टाइम रहते वो उसे पूरा नहीं कर पाता और कमरे की दीवारों के बीच आकर मारा जाता है। असल में यह यहाँ कैसे आया, ये जानने के लिए कहानी 3 दिन पीछे जाती है, जहाँ हम एक लड़की जोई को देखते हैं जो काफी इंट्रोवर्ट होती है और आज से कॉलेज की छुट्टियां हो रही हैं। क्लास के बाद उसका प्रोफेसर उससे कहता है, अपने डर को खुद पे हावी मत होने दो, इस छुट्टियों में वो काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। इसके बाद हम एक लड़के जेसन को देखते हैं जो एक स्टॉक मार्केट की कंपनी में काम करता है। तभी उसको एक गिफ्ट रिसीव होता है जो उसके एक क्लाइंट ने भेजा होता है। वो उसे खोलता है और उसके अंदर से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे वो बेकार समझकर चला जाता है। जिसके बाद हम एक लड़के बेन को देखते हैं। ये वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो एक शॉप में काम करता है। वो अपने मालिक से अपनी सैलरी बढ़ाने का कहता है, मगर वो साफ साफ मना कर देता है। जब वो घर जाने लगता है तब उसे एक कार्ड दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, छुटकारा पाने का एक मौका। उसे भी एक बॉक्स मिलता है। वो उसे हथौड़ी से तोड़ने लगता है, मगर वो नहीं टूट पाता। इस तरफ जोई को भी वही बॉक्स रिसीव होता है उस प्रोफेसर के नाम से। उस कार्ड पर लिखा था ओपन न्यू डोर्स। वो उस बॉक्स को खोलने लगती है। जेसन और बेन भी उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। उसे खोलना काफी ट्रिकी था। वो सब काफी मुश्किल से उसे खोल लेते हैं। उसके अंदर से उन्हें एक एड्रेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था, यह एक एस्केप रूम का एंट्री कार्ड है और इस गेम को जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलेगा। अगले दिन वो सब उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात दूसरे प्लेयर्स से होती है। उनमें एमांडा, डैनी, माइक शामिल हैं। सब लोग वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। वो सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। डैनी एक गेमर है। वो छुपके से अपना मोबाइल साथ ले आया था। अमेंडा पहले आर्मी में रह चुकी है और माइक पहले एक कैव एक्सपर्ट था। डैनी यहाँ काफी एक्साइटेड था। वो सबको बताता है कि काफी इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें हमें बस कुछ कमरों में बंद किया जाएगा और हमें क्लूज ढूंढकर उन रूम से बाहर निकलना होगा। जोई पूछती है कि यह गेम कब शुरू होगी। डैनी बताता है कि हम बस गेम मास्टर के आने का वेट कर रहे हैं। वो आकर हमें गेम्स के रूल्स समझाएगा तो फिर गेम शुरू हो जाएगी। वो सब गेम मास्टर के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी बेन उठकर वहां से बाहर जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसका हैंडल टूट जाता है। तभी डैनी समझ जाता है कि यही एस्केप रूम है। वो बताता है कि गेम शुरू हो चुकी है और सब लोग क्लूज ढूंढने लगते हैं। माइक को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जोई को डोर का हैंडल काफी अजीब लगता है। वो उसे घुमा देती है और तभी कमरे की छत पर हीटर्स ऑन हो जाते हैं जिससे उन्हें गर्मी लगने लगती है। अमांडा उसे बंद करने की कोशिश करती है, मगर वो बंद नहीं होता। अब अमांडा वहाँ रिसेप्शनिस्ट से हिंट पूछती है, मगर आगे से आवाज आती है, प्लीज बैठ जाइए, जल्द ही आपसे मिलने कोई आएगा। वो देखते हैं वहाँ पर एक लॉक है जिसे खोलने के लिए उन्हें एक की चाहिए। तभी अचानक से कमरे में और हीटर्स ऑन हो जाते हैं जिससे कमरा काफी गर्म हो जाता है। तब जोई को एक की मिलती है। वो उस की से दरवाजा खोल लेती है जहाँ रिसेप्शनिस्ट की जगह एक डॉल बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर और हीटर्स और फैंस ऑन हो जाते हैं जिससे उन्हें काफी शदीद गर्मी लगती है। अमांडा काफी घबरा जाती है। सभी काफी पैनिक कर जाते हैं। जोई को वहाँ टेबल पर बटन नजर आता है। वो उसे दबाती है जिससे वहाँ एक दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है, मगर जैसे ही वो बटन छोड़ती है वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो सब टेबल से किताबें हटाते हैं और वहाँ मौजूद 6 बटन प्रेस कर देते हैं जिससे वो दरवाजा पूरा खुल जाता है। फिर जेसन अंदर जाता है जहाँ उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, मगर वहाँ एक जाली लगी हुई थी। वो माइक से स्क्रू ड्राइवर मांगता है। वो जल्दी से स्क्रू ड्राइवर लेकर जेसन को देता है। जेसन वो जाली खोल लेता है और आगे जाने का रास्ता खुल जाता है, जिसके बाद पहले अमांडा अंदर जाती है। तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जोई एक पानी का ग्लास भरकर उस बटन पर रखकर उसके पास जाती है। वो उसे हिम्मत देती है। बाहर बेन और डैनी अकेले रह जाते हैं। वो दोनों ग्लास में पानी डालकर बटन्स पर रखने लगते हैं, मगर पानी खत्म हो जाता है। तभी ऊपर आग लग जाती है। तब बेन अपनी वाइन निकालकर ग्लास में डाल देता है और वो दोनों जल्दी से उस रूम से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही पूरे रूम में आग लग जाती है। वो लोग जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। डैनी कहता है कि यह गेम तो सच में कमाल की है। बेन कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम सब मरते मरते बचे हैं। अमांडा कैमरा में देखकर कहती है, मैं यह गेम और नहीं खेल सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो डैनी से मोबाइल लेती है, मगर वहाँ सिग्नल नहीं आते।
तभी जेसन को एक की मिलती है। वो उससे दरवाजे पर लगा ताला खोल देता है, मगर उस पर एक और लॉक लगा हुआ था जिसे खोलने के लिए 7 लेटर्स का कोड चाहिए। वो सब क्लू ढूंढने लगते हैं। बेन को वो कोड मिल जाता है। वो उस कोड को एंटर करते हैं, वो लॉक खुल जाता है। वो सब दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो गेम से बाहर निकल आए हों, लेकिन यह भी एक नया एस्केप रूम ही था। वहाँ का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। तभी वहाँ ठंडी हवा चलने लगती है, इसलिए वो सब जल्दी से क्लूज ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक जैकेट मिलती है। अमांडा समझ जाती है कि यह सब गेम वालों की चाल है, उन्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं। अमांडा कहती है कि हम इसे शेयर करेंगे। अमांडा वो जैकेट पहले जोई को देती है। इस तरफ माइक को एक भालू दिखता है जो ऊपर देख रहा होता है। माइक ऊपर देखता है जहाँ कुछ पड़ा हुआ था। वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ बेन स्मोकिंग करने लगता है, मगर उसका पांव एक होल में जाने से वो गिर जाता है। वो सब उसके पास आते हैं। जेसन कहता है हो सकता है कि पानी में कोई क्लू हो। तब वहाँ पर माइक एक फिशिंग रॉड लेकर आ जाता है जो उसने पेड़ से उतारा था। माइक उसे पानी में डालता है ताकि कुछ मिल सके। जोई को अपनी जैकेट की पॉकेट से एक कंपास मिलता है। वो उसे लेकर नॉर्थ की तरफ जाने लगती है। वो उस भालू के मुंह में हाथ डालती है। उसे वहाँ से एक मैग्नेट मिलता है। वो वापस आकर मैग्नेट को फिशिंग रॉड पे लगा देती है, जिसके बाद वो उस रॉड को पानी में भेजते हैं। तो उस मैग्नेट के साथ एक बर्फ वाला डिब्बा निकलता है जिसके अंदर एक की थी। वो लोग उसे तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो बर्फ नहीं टूटती। तब जेसन बेन से उसका लाइटर मांगता है। बेन लाइटर को जमीन पे फेंक देता है। डैनी उसे लेने के लिए जाता है। वो जैसे ही उसे उठाता है तो वहाँ से बर्फ टूट जाती है और डैनी पानी में गिर जाता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर पानी का बहाव काफी तेज था और डैनी पानी में डूबकर मारा जाता है। अब उन सबको यकीन हो जाता है कि यह कोई गेम नहीं है और सब काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो सब अपने जिस्म की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाने लगते हैं, जिसमें जाहिर है उन्हें काफी टाइम लगता है। बर्फ को इतनी देर पकड़ने से माइक बेहोश हो जाता है और अब बर्फ से जेसन वो की निकालकर दरवाजा ढूंढने लगता है। उसे दरवाजा मिल जाता है। वो उसमें की लगा देता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। मगर तभी उनके पीछे से एक दरवाजा खुल जाता है और अब जमीन भी टूटने लगती है। वो सब जल्दी से भागकर अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि इस बार वो सब एक बार में थे जहाँ सब कुछ उल्टा था। तभी वो सब जहाँ खड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाते ही वहाँ एक लाउड म्यूजिक प्ले होने लगता है, जिससे उनके कानों में दर्द होने लगता है। जेसन देखता है कि वहाँ एक दरवाजे का हैंडल नहीं है। माइक नोट करता है कि पूल टेबल पर से 8 नंबर की बॉल मिसिंग है। तभी वो जहाँ खड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म एक तरफ से टूट जाता है, इसलिए वो सब दीवार के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। तब अमांडा हिम्मत करके क्लूज ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एक सेफ मिलती है जिसपे 7 नंबर्स का कोड चाहिए था। वो एक कोड एंटर करती है, मगर वो नहीं खुलता। जोई की नजर एक पजल पे पड़ती है। वो माइक की हेल्प से ऊपर आ जाती है और पजल सॉल्व करने लगती है। तभी जेसन जहाँ खड़ा होता है वहाँ से प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है, मगर जेसन जल्दी से ऊपर आ जाता है। अब जोई वो पजल सॉल्व कर लेती है। वो नोट करते हैं कि उसमें कुछ कलर्स हैं, जैसे येलो, ब्लैक और ब्लू। वो पूल टेबल पर पड़ी बॉल से वो एक कोड बनाते हैं, मगर वो सेफ नहीं खुलता और तभी एक और प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है। वो सब उस पजल को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, जिससे पजल गिरने लगती है। तभी जोई नीचे गिर जाती है और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसने एक प्लेन क्रैश में अपनी मॉम को खो दिया था। जेसन उसे होश दिलाता है। जोई होश में आ जाती है और वो कहती है, अगर यह रूम उल्टा है तो कोड उल्टा लगाओ। और तब वो सेफ खुल जाता है जिसमें से उसे वो 8 नंबर की बॉल मिलती है। वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेती है। अब उस बॉल को उसकी जगह प्लेस करना था। वो जंप लगाकर पूल टेबल को पकड़ लेती है, मगर तभी वो बॉल नीचे गिर जाती है। वो बॉल नीचे गिरने ही वाली थी कि अमांडा उसके गिरने से पहले नीचे छलांग लगाकर उस बॉल को पकड़ लेती है और उसे जेसन को पकड़ा देती है। तभी प्लेटफॉर्म टूट जाता है और अमांडा टेलीफोन की वायर के साथ लटक जाती है, मगर तभी वो तार टूट जाती है और अमांडा नीचे गिरकर मारी जाती है। यह देखकर सब काफी इमोशनल हो जाते हैं। जेसन जल्दी से उस बॉल को हैंडल की जगह लगाकर दरवाजा खोल देता है। वो सब अंदर आ जाते हैं। अब वो सब एक रूम में आ जाते हैं जहां हॉस्पिटल रूम के बेड्स पड़े हुए थे। वो सब देखते हैं कि वहां उनके सबके बेड्स मौजूद थे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, यानी इन सब के साथ पहले कोई न कोई हादसा हुआ था। सबको अपनी फाइल्स मिलती हैं। जोई बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ एक प्लेन में वियतनाम जा रही थी और प्लेन क्रैश हो गया और मुझे 2 हफ्तों बाद रेस्क्यू किया गया था। जेसन बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बोट पर समुंदर में गया था। तभी एक लहर आई और हमारी बोट पलट गई और मेरा दोस्त ठंड की वजह से मर गया और 2 दिन बाद कोस्ट गार्ड्स को सिर्फ मैं ही मिला।
बेन बताता है कि मैं अपने दोस्तों को साथ अपनी कार में घुमाने लेकर गया था। मैंने काफी पी रखी थी, जिस वजह से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे सारे दोस्त मारे गए, मगर मैं बच गया। माइक भी बताता है कि मैं एक दिन अपने भाई के साथ एक केव में गया और हम दोनों चट्टानों के बीच फंस गए और मेरा भाई दम घुटने से मारा गया। जेसन कहता है कि यह गेम वाले हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। बेन कहता है कि यह गेम हमारे लिए ही बनाया गया है। जोई कहती है कि हम अपनी अपनी फैमिली में अकेले जिंदा बचने वाले हैं और यह गेम वाले यह देख रहे हैं कि हम सब में से लकी कौन है। हम सब गिने चुने लोग हैं। तभी वहाँ टीवी पर बताया जाता है कि गेम स्टार्ट हो गया है और उन्हें 5 मिनट दिए जाते हैं। वो सब जल्दी से क्लूज ढूंढने लगते हैं। तब जोई वहां लगे कैमरास तोड़ने लगती है। जेसन देखता है कि 3 मिनट में जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। उन्हें कुछ एक्सरे मिलते हैं। बेन को साइन लैंग्वेज आती थी। वो समझ जाता है कि यह EKG मशीन है। फिर जेसन वो EKG मशीन ढूंढ कर लाता है। वो टीवी पर एक हार्ट देखता है। वो कहता है कि हमें बस सही हार्ट बीट चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। वो बेन पे वो मशीन ट्राई करता है, मगर उसकी हार्ट बीट लो थी। फिर वो माइक पर वो मशीन लगाता है। उसकी हार्ट बीट 140 तक पहुंच जाती है, मगर अभी भी यह काम नहीं करता। जेसन कहता है कि हमें तुम्हारी हार्ट बीट तेज करनी होगी, मगर वो नहीं मानता। फिर जेसन कहता है कि 1 मिनट में हम सब मारे जाएंगे। तब माइक मान जाता है और जेसन उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है, जिससे उसकी हार्ट बीट 200 तक पहुंच जाती है और माइक मर जाता है और तभी टाइम खत्म हो जाता है। कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। जेसन समझ जाता है कि उन्हें ज्यादा नहीं, कम हार्ट बीट चाहिए। अब जेसन खुद पर EKG मशीन लगा लेता है। वो अपनी सांस रोककर अपनी हार्ट बीट कम करने की कोशिश करता है और उसकी हार्ट बीट 50 तक पहुंच जाती है और वो टास्क पूरा कर लेता है। तब वहां एक दरवाजा खुल जाता है। जेसन जल्दी से अंदर चला जाता है। बेन जोई को चलने का कहता है, मगर जोई नहीं जाती क्योंकि उसे गेम वालों के इशारों पर नहीं नाचना था। बेन भी वहां से चला जाता है और जोई जहरीली गैस की वजह से मारी जाती है। अब वो दोनों अगले रूम में आते हैं जहां उनके सामने एक हैंडल था। वो दोनों उसे घुमाते हैं। उस हैंडल पर कोई लिक्विड लगा हुआ था जिससे उनको चक्कर आने लगते हैं। उन्हें सब कुछ काफी अजीब दिखाई दे रहा था, मगर फिर भी वो क्लूज ढूंढने लगते हैं। बेन को वहां से एक एंटीडोट मिल जाता है। जेसन भी वो देख लेता है। वो बेन से उसे छीनने लगता है। जेसन वो एंटीडोट उठा लेता है, मगर तभी बेन उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे वो मर जाता है और बेन वो एंटीडोट खुद को इंजेक्ट कर लेता है और उन्होंने जो ढक्कन खोला था वहां से नीचे आ जाता है और ये वही स्टार्टिंग वाला रूम है। दूसरी तरफ उस रूम में 2 लोग आकर डेड बॉडीज को ले जाने लगते हैं। वो अपने सामने ऑक्सीजन मास्क देखकर बोलते हैं कि इन ऑक्सीजन मास्क का क्या किया होगा उन लोगों ने। तभी पीछे से जोई उन दोनों पर अटैक कर देती है और कहती है कि सांस लिया होगा। वो मारकर उन दोनों को बेहोश कर देती है और उनकी गन उठाकर वहां से बाहर आ जाती है। इधर बेन उन दीवारों के बीच आकर मारा जाने वाला होता है, मगर किसी तरह से वो वहां से बच जाता है। वो वहां से बाहर आता है। बाहर इस गेम को कंट्रोल करने का सारा सिस्टम लगा हुआ था। तब वहां पर एक आदमी आता है। वो उसे बैठने को बोलता है। बेन उससे कहता है कि तुम ही हो ना वो जिसने हमसे मौत की गेम खिलवाई। वो आदमी कहता है कि मैं तो सिर्फ गेम मास्टर हूँ, ये गेम तो किसी और ने बनाई है। फिर बेन कहता है कि मैं जीत गया हूँ, मुझे मेरी इनाम की रकम दो ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। वो आदमी कहता है कि जब कोई घोड़ा रेस जीतता है तो क्या उसे इनाम दिया जाता है। ये कहकर वो एक वायर से उसका गला दबाने लगता है। वो बेन को मारने ही वाला था। तभी पीछे से जोई आकर उसे शूट कर देती है। वो आदमी वहां से चला जाता है, मगर तभी अचानक से वो उस पर अटैक कर देता है, मगर बेन उसके सर पर बॉटल मारकर उसे शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। जोई बेन को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद जोई पुलिस को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर गेम्स खेली जा रही थी। वो पुलिस को सब बताती है, मगर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता और वो इसे जियोई का वहम समझते हैं। तभी जोई को वहाँ लिखा हुआ दिखता है, नो वे आउट। अब इस बात को 6 महीने गुजर जाते हैं। जोई बेन को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे बताती है कि उस गेम में हमारे साथ जितने भी लोग थे उन सब की डेथ को एक्सीडेंट साबित कर दिया गया है। माइक की हार्ट अटैक से, अमांडा की पहाड़ से गिर के, डैनी की पानी में डूब के और जेसन की बाइक से गिर के। जोई कहती है कि मैंने ये गेम बनाने वाली कंपनी का पता लगा लिया है जो कि मैनहट्टन में है। मैंने हम दोनों की प्लेन की टिकट बुक करवा ली है। हम 2 हफ्ते बाद वहां जाएंगे। बेन जाना तो नहीं चाहता था, मगर जोई के कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद हम एक प्लेन देखते हैं। उस प्लेन में भी वही गेम खेली जा रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट एक टास्क पूरा करके पायलट के कैबिन में जाती है जहां पायलट मरे हुए थे। वो प्लेन रोकने की कोशिश करती है, मगर वो क्रैश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सिर्फ गेम की टेस्टिंग है जो वो लोग जोई और बेन के लिए बना रहे हैं और अब उन्होंने जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 4% रखे हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।